मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12वीं कक्षा की 6ठी कविता द सोल्जर पढ़ने वाले हैं, जो कि रूपर्ट ब्रूक द्वारा लिखा गया है। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ था और 1915 में ये मर गए थे। तो रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, मतलब रूपर्ट ब्रूक का जन्म एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। वेल टू डू एकेडमिक फैमिली का मतलब है अच्छे पढ़े लिखे परिवार में। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उनके पिताजी रग्बी स्कूल में एक हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर कहते हैं स्कूल का देख रेख करने वाले को। वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, जहाँ रूपर्ट ने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में जाने से पहले पढ़ाई की थी। W.B. Yeats द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। यहाँ याद रख लीजिएगा कि W.B. Yeats ने इन्हें, W.B. Yeats जो कि बहुत फेमस पोएट थे, उन्होंने इन्हें हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा, माने इंग्लैंड का सबसे सुंदर आदमी कहा था। ही एज्यूम्ड ए सिम्बॉलिक रोल, मतलब ये कहा जा रहा है किसके बारे में? रूपर्ट ब्रूक के बारे में, कि वे एक सांकेतिक पात्र की कल्पना करते हैं। ही एज्यूम्ड ए सिम्बॉलिक रोल डैट इवेंचुअली टर्न्ड इन द माइथ, जो कि अक्सर बदल जाता है काल्पनिक कथाओं में। माइथ का मतलब है काल्पनिक कथा। जो एक सांकेतिक पात्र की कल्पना करते हैं जो कि एक काल्पनिक कथा में अक्सर प्रायः बदल जाता है। ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, एक गिरे हुए जवान और सुंदर योद्धा की, मतलब वे एक काल्पनिक रोल की कल्पना काल्पनिक पात्र की कल्पना करते हैं जो कि एक सुंदर और गिरे हुए योद्धा की काल्पनिक कथा में बदल जाता है। ही डेड ऑफ सेप्टिसीमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। उनकी मृत्यु सेप्टिसीमिया के कारण 23 अप्रैल 1915 में हुई थी। सेप्टिसीमिया कहते हैं कोई जहरीला कीड़ा काट ले उससे मर जाना। ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमनस इन द एजियन ऑन द वे ऑफ बैटल ऑफ गैवीपाली, मतलब ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमनस, मतलब लेमनस द्वीप पर इन एजियन ऑन हिज वे ऑन बैटल ऑफ गैवीपाली, गैवीपाली के युद्ध में एजियन के लेमनस द्वीप समूह पर हुआ था, चाहे द्वीप पर हुआ था। तो एजियन जो है वो समुद्र का नाम है, सागर का नाम है। गैवीपाली, बैटल ऑफ गैवीपाली, गैवीपाली मतलब जगह का नाम होगा जहाँ के युद्ध में इनका मृत्यु हुआ था। एजियन समुद्र के या एजियन सागर के लेमनस द्वीप पर, लेमनस द्वीप पर इनकी मृत्यु सेप्टिसेमिया से हुई थी, मतलब किसी कीड़े के काटने से हुई थी। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वार पोएट किसको कहता है? वार पोएट, युद्ध का कवि। ब्रूक युद्ध के कवि के रूप में याद किए जाते हैं। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में देशभक्ति की भावना को बढ़ाया। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति की होता है, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करना होता है। ही इज reputation chiefly rests on the 5 war sonnets, of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologized, मतलब उनकी जो छवि है, उनका जो रेपुटेशन है, उनका जो प्रतिष्ठा है, वो 5 वार सोनेट्स मतलब 5 युद्ध की कविताओं के चलते प्रसिद्ध है, जिसमें द सोल्जर निसंदेह सबसे ज़्यादा संकलित कविता है। एंथोलॉजाइज्ड मतलब होता है संकलित, है ना, संकलित कविता है। आइए अब इसकी कविता को पढ़ते हैं कि कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। ये कविता एक बहुत ही सुंदर कविता है जो मतलब एक सोल्जर के लिए लिखी गई है। एक सोल्जर के मन में क्या भावना चलती है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ समझना बड़ा कठिन होगा, इसलिए हम इसके भाव की बात करेंगे। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना सोचना, डैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कि वो विदेशी जमीन का कोई टुकड़ा हो, डैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। देयर शैल बी
इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। एक समृद्ध देश की मिट्टी को अधिक समृद्ध कण मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जब कभी मर जाएंगे और जिस देश की मिट्टी में दब जाएंगे तो इनकी अंतिम इच्छा है कि वह जो मिट्टी का हिस्सा है, वह देश का टुकड़ा है, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए और उस मिट्टी में, उस अमीर मिट्टी में और ज़्यादा अमीर एक कण मिल जाएगा। कंसील्ड मतलब होता है मतलब वो मिला लेना या छुपा लेना। तो वो जो मिट्टी होगी वह अपने अंदर, माने वो जो अमीर मिट्टी होगी, जो रिच मिट्टी होगी, वो एक और रिचर डस्ट को अपने अंदर, एक रिचर कण को अपने अंदर समाहित कर लेगी। ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, वह कण जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप्ड आकार दिया, मेड अवेयर अवगत कराया, गेव वंस हर फ्लावर टू लव, प्यार करने के लिए अपना फूल दिया, हर वेज फ्रॉम रोम, अपने रास्ते दिए, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रेथिंग इंग्लिश एयर। अच्छा, वेज टू रोम, रोम का मतलब होता है भटकना, मतलब घूमना, इधर उधर घूमने के लिए अपने रास्ते दिए। और ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का शरीर, ब्रेथिंग इंग्लिश एयर, और अंग्रेजी हवा में सांस लेता है। वाश्ड बाई द रिवर्स, ब्लेस्ड बाई सन्स ऑफ होम। सन्स ऑफ होम का मतलब होता है कि देश की हवा में सांस लेना या इंग्लैंड की हवा में सांस लेना। माफ़ कीजिएगा, यहाँ सन्स ऑफ होम मैं मतलब देश का सूर्य। तो इसका मतलब हुआ वाश्ड बाई द रिवर्स, जो नदियों के द्वारा धोया गया, माने नहाया गया, नदियों में वो नहाए थे उसकी बात करते हैं। ब्लेस्ड बाई द सन्स ऑफ होम, और अपने देश के सूर्य द्वारा ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया हुआ, अपने देश के सूर्य द्वारा आशीर्वाद दिया हुआ। अगला है एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, और सोचना इस दिल से सभी पाप मिट जाएंगे। ऑल इविल सेड अवे, सभी पाप मिट जाएंगे। ए पल्स इन इंटरनल माइंड नो लेस, मतलब एक शाश्वत दिमाग की धड़कन कभी समाप्त नहीं होगी। नो लेस, कभी समाप्त नहीं होगी। पल्स मतलब होता है धड़कन। गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवेन, मतलब एक शाश्वत इंग्लैंड की दी हुई विचार, मतलब गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवेन, इंग्लैंड की दी हुई विचारों की यादें, हर साइट्स एंड साउंड्स, उसके दृश्य और आवाज़ें, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, सुंदर सपने इंग्लैंड की तरह ही, एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, और हंसी दोस्तों की जासूसी। लर्न मतलब होता है जासूसी करना या अध्ययन करना, जैसे आपका दोस्त कैसे आपके बारे में जानकारी लेते रहता है, जासूसी करते रहता है, उसी को कभी कहते हैं। एंड जेंटलनेस, और विनम्रता, इन हार्ट्स एट पीस, दिल में शांति देते हैं, अंडर एन इंग्लैंड हेवन, इंग्लिश हेवन, मतलब अंग्रेजी स्वर्ग में, अंग्रेजी स्वर्ग के नीचे। इस तरह से हमारी कविता समाप्त हुई। एक छोटी सी कविता थी, और हम लोग अगले वीडियो में फिर आगे वाली कविता को पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।